नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आने वाली 14 तारीख को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसके पीछे की वजह है होली और जुमे का एक साथ पड़ना। ये इत्तेफाक है कि इस बार 14 फरवरी को और सिर्फ होली ही नहीं बल्कि जुमे का भी दिन है और यही काफी है कि होली और जुमे की नमाज पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात सिर्फ 2 घंटे की है। 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच जब जुमे की नमाज होती है, इन 2 घंटों को लेकर देश भर में सियासी गदर मचा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने तो टोपी के ऊपर तिरपाल का हिजाब पहनने की सलाह दे दी और उनकी कही ये बातें अभी लोग भूले भी नहीं थे कि दरभंगा की मेयर अंजुम आरा होली पर ही 2 घंटे की रोक लगाने की बात कहती सुनाई देती है। अंजुम आरा का कहना है कि जुमे की नमाज के समय होली खेलने वाले लोग मस्जिदों से 2 घंटे दूर रहें। अब उन्होंने ये बात कही कि सामने से जवाब मिलना भी शुरू हो गया है। अंजुम आरा की बातों पर खुद उनकी ही पार्टी जेडीयू के नेता समेत कई लोग अब आपत्ति जताने लगे। तो आखिरकार दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने यू टर्न लिया, माफी भी मांग ली। लेकिन वो त्योहार जो एक दूसरे को गले लगाने के मौके हुआ करते थे, जिन त्योहारों पर लोग खुशियां बांटते थे, मिठाई खिलाकर एक दूसरे से मोहब्बत बांटते थे, जिन त्योहारों का मकसद समाज को साथ लेकर आना होता था, आखिर उन पर सियासत का रंग क्यों चढ़ने लगा? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी तकरार सुनिए। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। ये दरभंगा की मेयर का जो बयान आया है, ऐसे बयानों का कोई हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। ये देश, ये राज्य अपने नियम कानून संविधान से चलेगा। यहाँ पर सभी धर्मों को आज़ादी है, अपना अपना पर्व त्योहार मनाए, जुम्मे का नमाज भी अदा करेंगे और दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे। दरभंगा मेयर का यह फरमान बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जुम्मा हो या होली, सब मनाया जाएगा, सब सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। किसी के कारण से किसी को रोकने की परंपरा नहीं शुरू की जा सकती, ये गलत है। धार्मिक भावनाओं में उन्माद फैलाने वाला ये उनका बयान है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सारी जवाबदेही प्रशासन की होती है कि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे। इसीलिए हम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर जनप्रतिनिधियों से, कि विवादास्पद बयान देने से बचें। मैं मेरे मुसलमान भाइयों से विनती करूंगा कि नमाज इस बार हमारी 1 साल के अंदर ये त्यौहार आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी हमारे त्योहार का सम्मान करिए। इस बार नमाज अपने घर में ही पढ़िए। का सोच तो हम नहीं रोक सकते, उनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। और आइए चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिक्र जिसके इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल आज यही है कि गले मिलने का था रिवाज, क्यों हो रहा है आज टकराव? भाईचारे की मिसाल वाले त्योहार पर आखिर बवाल क्यों? होली पहले या फिर नमाज? क्या है इस विवाद का इलाज? होली, जुमा, रमजान, सियासत को दिखा नफा नुकसान। होली और जुमा एक साथ, क्या इसीलिए छिड़ा है विवाद? हमारे साथ मौजूद हैं राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मौजूद है हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज यादव हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं और साथ ही एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में स्वागत करती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ और सर बेसिक बात समझना चाहती हूँ कि जब जो त्योहार गले मिलने के थे, जो खुशियां बांटने के थे, जो एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत बांटने के थे, उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों बट रहा है? ये नौबत क्यों आ रही है? और अगर ये नौबत आ रही है तो फिर इसका समाधान क्या है? हिंदू मुस्लिम क्यों बट रहा है, ये सवाल तो बहुत गंभीर है और इस सवाल के उत्तर तलाशने के लिए आपको देश की आजादी के पहले भी जाना पड़ेगा कि क्यों इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हो गया, क्यों इस देश में सहअस्तित्व के साथ, सहिष्णुता के साथ दोनों समुदाय साथ नहीं रह पाए और अलग मुल्क की स्थापना हो गई, और क्यों उसके बाद जब आज भी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग हिस्सों में देश में बार बार इस प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाएं होती है।
ये कोई आज पहली बार इस प्रकार की शुरुआत नहीं हो रही है, पहली बार इस प्रकार की आपत्तियां नहीं हो रही है। आप देख करके बताइए ना इतिहास में, आज रामनवमी का त्योहार हो, आज दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का त्योहार हो, गणेश प्रतिमा विसर्जन के त्योहार हो, कांवड़ की यात्रा हो, अमरनाथ बाबा की यात्रा हो, कोई भी हिंदुओं का त्योहार होगा तो संगीनों के साए में होगा। जब हिंदुओं के कोई त्योहार आएंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स का, पुलिस का, पीएसी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का मार्च प्रारंभ करना पड़ेगा, पीस कमेटी की मीटिंगें करनी पड़ेंगी। किस प्रकार से प्रशासन के हाथ पांव फूले होते हैं कि कैसे त्योहारों को संपन्न करा लिया जाए, क्योंकि इन त्योहारों में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जा रहा है, दंगे की आशंकाएं हो रही है। और याद करके देखिए ना, पिछले दिनों में रामनवमी पर क्या पथराव की घटनाएं नहीं हुई है, पूरे देश भर में हुई है। किसी एक स्थान की बात नहीं कर रहे हैं आप, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, आपको गणेश प्रतिमा विसर्जन हो या दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम हो, हर त्योहार पर कोई ना कोई हिंसक वारदातें, हिंसक घटनाएं हो रही है। और केवल हिंदू त्योहारों पर ही नहीं, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी के विजय जुलूस अगर कोई निकाल रहा है तो वो भी मस्जिद के पास से अगर गुजर जाएगा तो पत्थर फेंक दिए जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर सवाल हैं, और इन गंभीर सवालों को आज पहली बार जब पूछा जा रहा है मुखर होकर के, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। लेकिन ये सवाल तो वाजिब है, ये सवाल पूछे जाएंगे, और इन सवालों का उत्तर तो तलाशना ही पड़ेगा कि क्यों इस देश में कुछ लोगों को यह लगता है कि संसाधनों पर पहला हक उनका है। क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा है, हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को सुना है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो पहला हक जब मुसलमानों का है तो उनके अंदर यह भाव आ गया कि जो कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, इसको सबसे पहले हम तय करने का काम करेंगे और हमारे बाद बाकी लोग देखेंगे। पुलिस प्रशासन पर वो अपना अधिकार जताने का काम करेंगे, कोर्ट के आगे हो जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के को संभल जामा मस्जिद जो है वो दरकिनार कर देगी कि नहीं, हम जामा मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं मानते हैं। कोर्ट का आदेश आएगा सर्वे का कि सर्वे होना चाहिए, कहेंगे नहीं, सर्वे नहीं होने देंगे, हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, पुलिस को नहीं मानेंगे, प्रशासन को नहीं मानेंगे, बिजली के कनेक्शन भी नहीं लेंगे, बिजली हम चोरी से चलाएंगे, अधिकार जताएंगे। ये सब नहीं चल सकता है, और कहीं ना कहीं इसका प्रतिवाद हो रहा है तो समस्याएं हो रही हैं, कठिनाइयां हो रही हैं। क्या यह सच नहीं है कि देश में 52 बार जुम्मा आता है? क्या यह फैक्चुअल स्थिति सच नहीं है कि साल में होली एक बार आती है? और इसके बाद अगर यह बात किसी सीईओ ने कह दी तो इतनी हाय तौबा मचा दी, इतनी पेट में दर्द होने लगा। आखिरकार गलत क्या कह दिया? सह-अस्तित्व के साथ रहने की जिम्मेदारी केवल एक समुदाय की नहीं है ना, ताली केवल एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथों से बजानी पड़ेगी। और इसलिए बहुत आग्रहपूर्वक, विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि त्योहार जो वर्ष में एक बार आए हैं, बड़े उत्साह के हैं, उल्लास के हैं, रंग के हैं, तरंग के हैं, इसको मिलजुल करके बनाइए, इसमें किसी प्रकार का खलल डालने का प्रयास न करिए। और कैसे मजहब, कोई मजहब किसी रंग के डाल देने से कैसे खतरे में आ जाता है? क्या रंगों से मजहब खतरे में आ जाएगा? क्या डीजे की धुन से मजहब खतरे में आ जाएगा? क्या कोई जुलूस घर के बगल से, मस्जिद के बगल से निकल जाएगा तो मजहब खतरे में आ जाएगा? बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर देते हैं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का कोई प्रयास करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलना ठीक है। आपने पॉइंट जो रखे राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन उसमें मूल बात एक ये भी, आपने कहा कि इन सवालों के जवाब तो तलाशने पड़ेंगे, लेकिन ये भी बात सच है कि इन सवालों के जवाब मिलकर बैठकर तलाशने होंगे। ना एक जना तय कर सकता है, ना एक जना हामी भर सकता है, ना एक जना इससे इनकार कर सकता है। तहसीन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, आपका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन उससे पहले मनोज यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। और जो राकेश त्रिपाठी जी ने बात कही सर, वाकई में एक पीछे जरा जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि शायद ऐसा प्रतीत होता है कि उस वक्त पास का फायदा देखने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज बहुत दूर का नुकसान कर बैठी हैं, जिसका खामियाजा आज कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि अगर जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ जाते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत होने लगती है कि या तो 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए या फिर नमाज के समय को आगे बढ़ा दिया जाए। आती हूँ हरनाम जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। मनोज यादव जी। देखिए पूर्णिमा जी, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता और विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें दो राय नहीं, वकील भी है। कानूनी पहलू और धार्मिक सामाजिक पहलुओं का ज्ञान उन्हें बहुत बेहतर है, उनके पीछे लगी किताबें इस बात की पुष्टि भी करती हैं। लेकिन वो 2 बयान अनावश्यक दे गए जो मेरे ख्याल से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं देगा। पहला ये कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गीय हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। अल्पसंख्यक समुदाय में इस देश में सिख, बौद्ध और पारसी, जैनी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, और वो भी एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आ रहे हुए व्यक्ति थे। तो उनके कम से कम उतने पाक साफ, इतने ईमानदार, इतने सज्जन, इतने दुनिया में लोहा मनवाने वाले, अपनी अर्थशास्त्र से, अपनी राजनीति से देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले नेता का गलत कोट न करें, ये मैं आपसे
अनुरोध के साथ कह रहा हूं। दूसरा, आपने कहा कि आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, इस बात से मैं सहमत हूं, धर्म के आधार पर हुआ, इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन अखंड भारत का मतलब सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है राकेश त्रिपाठी। अखंड भारत का मतलब तो अफगानिस्तान भी है, और उधर ईरान तक का भी पूरी व्यवस्था है, इधर पूरा और भी तमाम सारे देशों तक पूरा अखंड भारत था। उसका जब नक्शा आप देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। और दूसरी एक चीज और बता दूं, अगर आज अखंड भारत होता तो मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार कभी न बनती, क्योंकि उस पूरे काल जितने खंड हैं जो टूट के भारत से अलग हुए हैं, वहां अल्पसंख्यक कम्युनिटी की एक जात है मुस्लिम, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। तब तो इस देश में मुसलमानों का शासन हो जाएगा। सारा प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो मुसलमान ही बनेंगे, राष्ट्रपति मुसलमान ही बनेंगे। तो ये बीजेपी का वहां कहां पे दाल गलती? कम से कम शुक्र मनाओ कि आज की डेट में तुम्हारी सत्ता बनी रही, चल रही है उस अखंड भारत के ना होने की वजह से। नहीं तो भारत तो बहुत बड़ा था। और कौन कौन भूभाग पे, अगर पूर्णिमा जी ये सब आपको पता है। अब मैं आता हूं नफरत वाली बात पे। कौन सी होली की बात कर रहा हूं? क्या पहली बार त्योहार हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में या देश में? आप लोगों ने नफरत फैला दी, हर दिल में डर पैदा कर दिया कि अब अगर त्योहार मनाना है तो डर के साथ मनाना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने डर पैदा कर दिया। और जानते हैं पूर्णिमा जी, अंतिम लाइन कह रहा हूं और बड़ी मजेदार है, ब्रेकिंग चला दीजिए। सिर्फ इसलिए उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। दिल्ली ने कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि गद्दी छोड़ के आओ, कैबिनेट मिनिस्टर बनो। और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हाल में उन्होंने कहा एक चैनल के इंटरव्यू में कि अब मैं अपने मठ जाना चाहूंगा, यानी कि दूसरा पद नहीं लेना चाहूंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी आरएसएस को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। इस देश के सबसे बड़े त्योहार हिंदुओं पर अपनी कुर्सी बचाने किसका बयान था सर? और मेरी जानकारी को दुरुस्त कर दीजिएगा, ये किसका बयान था कि अगर मस्जिद बचाने के लिए 16 की बजाय 30 जाने जाती तो भी गोली चलवा देते? ये किसका बयान? बिल्कुल, ये किसने कहा था? मतलब कितनी भी लाशें अगर गिर जाती, लेकिन निर्जीव मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए। वो कौन सी सरकार थी जिसने 1 लाख की मौत पर किसी भी तरीके का मुआवजा देने में सेकंड्स का वक्त नहीं लगाया? लेकिन अगर कोई जवान शहीद हो गया सर, अगर कोई जवान शहीद हो गया तो उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए उसके परिवार वालों को धरना देना पड़ा। ये किसकी सरकार के कार्यकाल में? मैं जवाब दे रहा हूं। अरे आप इतने सवाल पूछ लेंगे तो मैं जवाब किसका किसका? एक का पहले जवाब सुनिए। जो मस्जिद पे अगर 16 लोग मरे थे बाबरी मस्जिद के विध्वंस में, अगर ज्यादा मरने पड़ते तो ये हमारे दुनिया के समाजवाद के महान नेता सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। और जानते क्यों दिया था? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जहां राकेश त्रिपाठी और पूर्णिमा मिश्रा जी आपके समाज के लोग बैठे हैं, जिन्होंने कहा था कि वहां परिंदा भी पर न मारे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता ने धुआं धुआं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। मुझे तो शर्म इसलिए आती है कि उस सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को वो पनिशमेंट नहीं दिया जो देना चाहिए था। ठीक है, देना चाहिए था, क्योंकि वो उस सरकार ने दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया था। त्रिपाठी जी, समस्या क्या है ना कि हम जिस चश्मे से, जिस तरीके से देखना चाहते हैं, हमको वैसा ही समझ में आता है। और मैंने बड़ा अच्छा सवाल मनोज यादव जी, मैंने बड़ा अच्छा सवाल इनसे त्रिपाठी जी पूछा था कि कहीं हमने पास के फायदे के लिए कोई बड़ा दूर का नुकसान तो नहीं कर दिया जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं? त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो 2 बातें मुझे कहने में आपत्ति है। एक तो मनोज यादव ने अभी बात करते समय जब कहा कि पूर्णिमा मिश्रा जी और राकेश त्रिपाठी के समाज के लोग जज बनकर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जाति देखने का काम करेंगे, अपराधी की जाति देखेंगे, जज की जाति देखेंगे। मुझे लगता है ये जातिवादी सोच पर तरस आना चाहिए। इस प्रकार के लोग ये सेना की जाति देखेंगे, ये सबकी जाति देखने का ही काम करते हैं क्या? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को मैंने विस्फोट किया है। मैंने नहीं कहा। अरे भाई सुनिए भाई, आप ऐसा ये बीच में मनोज यादव ये तरीका, मैं इसलिए मैं सामान्य तौर पर पूर्णिमा जी, मुझे आप पहले बताते ना, ये क्या ना एक डिबेट का फॉर्मेट जो तय किया करते हैं। ये क्या मनोज यादव जैसे लोगों के साथ डिबेट करने से बेहतर हो कि पैदल चले जाइए कहीं। ये मनोज यादव के साथ बहस करना बहुत मुश्किल होता है ना। क्या क्या कि आप किसी पढ़े लिखे के साथ बहस कर सकते हैं? मनोज जी जवाब ले लीजिए। मनोज यादव ने कहा क्या है, देखिए जानकारी कम होती है ना। अरे सुनो भाई, मनोज यादव सुना करो भाई, ये भगवान ने काम
भी दिए हैं ना, मनोज जी, आप ये भगवान ने कान भी दिए हैं, राकेश ये जी, केवल जवान थोड़ी मनोज दिए जी हैं। आप ये देखिए, ये जवान थोड़ी दिए हैं, आप जितना बात पराकाष्ठा करें बोलते देखिए रहो, मेरे बोलते रहो, संयम बोलते की रहो। सर, ये कान भी दिए हैं ना, कि जिस सुना बात करो का भाई। जिक्र भी राकेश त्रिपाठी जी ने किया कि आपने जब उनके साथ मेरा नाम लिया और जिस तरीके से आपने उसको रेफर किया, मैंने उस पर जानते रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर उस मुद्दे तक जाऊंगी तो फिर मेरी बहस जिस पर मैं आज चर्चा करने के लिए बैठी हूं वो डिरेल हो जाएगी और होगा वही जो पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहती हैं। इसीलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट किया, इसीलिए मैंने उसको सर क्लियरली नेग्लेक्ट किया। और ये मत भूलिए, सुनिए, ये मत भूलिएगा त्रिपाठी जी, आप अपना जवाब दीजिएगा उससे पहले, आपकी सरकार उस उत्तर प्रदेश में रही है जब मैंने अपना एक लंबा समय उसी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में बिताया है, उसी उत्तर प्रदेश में बिताया है। तो इसीलिए आप अपना जो जिस तरीके से, जिस चश्मे से आप सेलेक्टिवली सर देखना चाहते हैं, फील फ्री, आई डोंट माइंड, लेकिन कम से कम बहस के दौरान ये सब मत लाया कीजिए। त्रिपाठी जी अपनी बात को पूरा करेंगे। नहीं, दूसरी बात, एक मनोज यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को मैंने मिसकोट किया, वो केवल पार्टी, उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है। मनोज यादव थोड़ा अध्ययन और करो, क्या है अधजल गगरी छलकर जाए हो जाती है। मनमोहन सिंह जी ने कहा है जब मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं तो पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो उनके बयान में बहुत साफ है। और गूगल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तमाम दर्शक उसको चाहे तो सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं, और कोई मनोज यादव का नंबर हो तो उनके पास भी भेज दें, क्योंकि कई बार मनोज यादव की पार्टी ऑफिस से जितना दिया जाता है ना उतना ही जानकारी रखते हैं और उतने को ही परम सत्य मानते हैं। जैसे वो चिड़िया मानती थी कि घोंसला ही पूरा संसार है, लेकिन जब घोंसले से बाहर उड़ी तब उसको पता चला कि आकाश और संसार बहुत बड़ा है। तो मनोज यादव पहले जानकारी पूरी दुरुस्त रखा करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस बयान को मैंने कोट किया है तो बिल्कुल ठीक ठाक कोट किया है, सोच समझ करके कोट किया है, जानबूझ करके कोट किया है। वो पूरा बयान उनका इसी तरह से था जिसमें उन्होंने पर्टिकुलरली मुसलमानों को लेकर के कहा है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, देखिए जो मैंने बातें उठाई थी ना उन बातों को लेकर के जवाब नहीं है कि आखिरकार ये रामनवमी के जुलूस पर हमला क्यों हो रहा है, आखिरकार ये दुर्गा प्रतिमा विसर्जन क्यों शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्यों पथराव हो रहा है, क्यों गणेश प्रतिमा विसर्जन पर पथराव हो रहा है। एक उदाहरण बताइए देश में कि कहीं मुहर्रम के ताजिया के जुलूस पर कोई पथराव हुआ है। एक उदाहरण बताइए देश में कहीं पर कि कहीं पर ईद के अवसर पर कहीं दंगा की स्थिति आई हो, लगाना पड़ा हो। आखिरकार देश में हिंदू सहिष्णुता के साथ रहेंगे, मुसलमानों को भी एक सेकंड यादव जी, 3 मेहमान और हैं, प्लीज मुझे एक प्रतिक्रिया सर लेने, बोलिए जल्दी से, बोलिए यादव जल्दी से। राकेश त्रिपाठी जी की जो अभी इस वक्त चिंता है वो बिल्कुल सही है कि पथराव हो जाता है। भैया पूरे देश में आपकी सत्ता, सेंट्रल में आपकी सत्ता और पथराव भी हो जा रहा है, तो काहे के लिए सत्ता में बैठे हो? अडानी के लिए बैठे हो क्या सत्ता में? अडानी के लिए बैठे हो क्या? नहीं, तो ठीक करने की बात कर रहा है, ठीक कर तो रहे हैं। आप गए तो थे अभी मरहम लगाने पहुंच गए थे संभल, अभी संभल मरहम लगाने पहुंचे थे ना आप, ठीक करने का काम किया हमने। संभल में जिनको गिरफ्तार किया, बीजेपी ने उनको मिलकर के आंसू बहाएंगे भी और आंसू बहाएंगे। आंसुओं का सागर खड़ा कर दो तो भी हम रुकने वाले नहीं है, आंसुओं का सागर खड़ा करो तो भी रुकने वाले नहीं है। कि हमने संभल में ठीक करने का काम किया, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, जरा प्लीज सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और कोशिश करके देखो मनोज यादव, ये त्रिपाठी जी प्लीज रुकेंगे, त्रिपाठी जी प्लीज रुकेंगे, प्लीज रुकेंगे। हरनाम जी जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, फिर तहसीन आपके पास आती हूँ। फजील अहमद भी इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ चुके हैं और रावत जी भी इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से हरनाम जी एक प्रतिक्रिया आपकी तरफ से जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है विवाद का इलाज क्या है। सर सुनिए मैडम, ये जो मजहब सिखाता आप रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो मुझे तो ये देश में मुझे लग रहा है कि जब हम बार बार राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संविधान को खतरा, तो वो ऐसे ही दिखता है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक पंथ, किसी एक भाषा, किसी एक धर्म, किसी एक भाषा, किसी एक बोली का नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्षता का देश है, इसमें सभी को हक और अधिकार है कि अपने धर्म के अनुसार वो इबादत करे और उसको जो उसके धर्म में लिखा है ना। अब किसी को होली नहीं मनानी तो आप जबरदस्ती उस पर रंग क्यों डालेंगे? या किसी को अगर होली मनानी है जो कोई नमाज पढ़ेगा, ये आज से पहले कभी होता नहीं था। जब ये हमेशा राइटिस्ट विंग की सरकारें जहां जा रही हैं या भाजपा या आरएसएस की सरकार है, ये तभी मुद्दे उछल रहे हैं। आज से पहले देश में 78-77 साल में 57-58 साल कांग्रेस ने राज किया है। वो हमेशा होली भी मनती थी, दिवाली भी मनती थी, ईद भी मनती थी, सभी सौहार्द से मनाते थे, गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते थे, लोग एक दूसरे के घर जाते थे। हमने खुद समय देखा कि मुसलमान भाई हमारे होली पर आकर हमें रंग गुलाल अबीर लगाते थे और हम ईद पर उनके घर जाते थे या जुम्मे में हम उनके साथ रोजा खोलते थे। ये कौन से देश को बनाना चाह रहे हैं? देश में क्या माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं? देश में दंगा फसाद कर रहे हैं इनके छोटे भैया नेता। कोई कह रहा है कि इनका एमएलए बन गया करनैल सिंह कि आप अपनी नमाज मत पढ़िए,
ये घर घर पर अपने रोजे खोलिए, कोई कह रहा है जी आप ईद मत मनाइए। ये किस तरीके का माहौल क्रिएट करने जा रहे हैं? देश में आज विचार होना चाहिए था कि देश में 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं है, देश में महंगाई, आज महंगाई इतनी है कि आज लोग होली पर गुलाल नहीं खरीद सकते, लोग गुंजिया नहीं ला सकते, बेरोजगारी इतनी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन देश में आज भारतीय जनता पार्टी क्या नैरेटिव और क्या चर्चा करा रही है? हिंदू मुस्लिम करा रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करा रही है, मंदिर मस्जिद करा रही है। और इस तरीके से ये धर्मों में जब ये त्योहार आने लगे हैं, त्योहार का कितना शानदार प्रतीक है। जो आप और बात रंगों कह का रहे त्योहार है। हैं, जो आप बात कह रहे हैं सर, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मौलाना साहब का मैं रिएक्शन पढ़ रही थी और उन्होंने ये कहा कि जो नमाज का वक्त है उसको आगे पीछे करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये उनका एक टेक था, आपका टेक एक अलग है। दोनों एग्जैक्टली मैंने इसी पर सर कल भी क्योंकि चर्चा की थी और तहसीन में इसी बात पर आई कि फिर हम कहां पर आगे बढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम पाकिस्तान का हवाला देते हैं, हम वहां पर जो कुछ भी होता है, हम बांग्लादेश का हवाला देते हैं, वहां सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन आज अलग अलग बयानों के साथ एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है कि जैसे हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम बटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ ही नहीं है। तो कौन सा सामाजिक सौहार्द जिसकी हम बात करते हैं? और दूसरा, फिर हम क्या करेंगे अगर होली और जुमा साथ साथ पड़ गया है? तो कोई तो बैठकर बातचीत करेगा कि कैसे किसी का भी चाहे उनका जुमा हो, रोजा हो, वो हाथ नहीं हो, या होली के त्योहार में कोई बाधा पैदा ना हो। नमस्कार पूर्णिमा जी, सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को, जो लोग रमज़ान सेलिब्रेट करें उनको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इन एडवांस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पूर्णिमा जी, आज से पहले कई ऐसे अवसर आए जब होली और जुम्मा, होली और रमज़ान ये साथ में आए हैं, और आज से पहले कभी मैंने इस तरह का डिबेट मैंने इस तरह का डिबेट न देश में देखा, न इस तरह के डिबेट में मुझे शिरकत करने का मुझे कोई अवसर मैंने कोई मौका मिला, क्योंकि ये डिबेट होती नहीं थी हमारे मुल्क के अंदर। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहली बात तो ये डिबेट क्यों करवाई जा रही है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा द्वारा और विपक्ष द्वारा ये डिबेट क्यों करवाई जा रही है, कुछ ऐसे मौलाना द्वारा जो देश को पोलराइज करते भाजपा की मदद करना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वर्तमान में 45 लाख करोड़ रुपए मिडिल क्लास के स्टॉक मार्केट से उड़ गए। देश में अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे है, ये सबसे नई रिपोर्ट जो अभी रिलीज नहीं हुई कह रही है। तो इन मुद्दों पर डिबेट ना हो, इसलिए ये डिबेट्स पर जा रहे हैं। इसमें से भाजपा नहीं, मौलाना भी, बहुत सारे ऐसे मौलाना भी इस डिबेट में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश में पोलराइजेशन हो। दूसरी बात, जिसको होली खेलना है, होली मनाना है, वो मनाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आदमी हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो। जिसको नहीं मनाना वो ना मनाए, जिसके ऊपर रंग डालना है वो कंसेंसस से डाले, जिसको नहीं चाहते उसके ऊपर रंग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, उस पर ना डाले। जिस मुसलमान को नमाज पढ़नी हो, जिस वक्त पढ़ना हो, वक्त के अनुसार जो समय है उसके अनुसार अपने घर में पढ़े, मस्जिद में जाकर पढ़े। अगर उनको लगता है कि उनको नमाज नहीं पढ़ना है, वो उनका और अल्लाह का मामला है। इसमें मौलाना साहब क्यों बीच में आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इस वक्त आपसे पूछ रहा हूँ पूर्णिमा जी, बांग्लादेश में प्लान बी क्या है जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है? क्या है प्लान बी? इसके लिए तो आप विपक्ष को दोष नहीं दे सकते हो, माननीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को। हिंदुओं का आज भी कत्लेआम हो रहा है। इजराइल में प्लान बी क्या है, जहां पर 3 भारतीय सैनिकों को पीस कीपिंग मिशन में मारा गया है। सीरिया में प्लान बी क्या है, जहां भारत की इन्वेस्टमेंट है, 45 लाख करोड़ रुपया भारत का उड़ गया है। बीएसई वर्सेस एनएसई लड़ाई चल रही है। इंडस बैंक में फ्रॉड निकला है, देश के सबसे बड़ी बैंक के अंदर अकाउंटिंग फ्रॉड निकला है। इन कोई मुद्दों पर बात नहीं हो रहा है। पर एक पुलिस पहले अफसर अपने घर की बात की जाएगी, बयानबाजी कर रहा है। क्या पुलिस अफसर का अधिकार है इस तरह के बयान देना? मैं आपसे पहले अपने घर की बात तो तहसीन की जाएगी ना। और सबसे बड़ी बात ये तो आप भी जानते हैं कि इसके कोर प्रॉब्लम क्या है। इसका कोर प्रॉब्लम सियासी नफा नुकसान है, जिसको जब जो सूट किया उसने उस तरीके से पोलराइजेशन किया, उसने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की ताकि अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहे। पूर्णिमा जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूं। पूर्णिमा जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछ रहा हूं। थर्ड लैग है, प्लीज मेरी बात को आने दीजिए। देश की तीसरी या चौथी नंबर की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक में अकाउंटिंग फ्रॉड निकला है। ये मेरे घर का मामला नहीं है। देश के 2 सबसे बड़े मार्केट्स बीएसई और एनएसई के बीच में लड़ाई चल रही है। ये मेरे देश का मामला नहीं है।
45 लाख करोड़ आपके और मेरे पैसे उड़ गए, ये देश का मामला नहीं है। एक पुलिस अफसर कुछ भी कहता है कैमरा के सामने, ये देश का मुद्दा बनता है। किसने अधिकार दिया इस पुलिस अफसर को इस तरह की बात करना है? और मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आज आप इसको एनकरेज कर रहे हो, इस अफसर को कीजिए, ये आपका अधिकार है, आप कीजिए। हालांकि डीएम संबल ने उसको पट्टी पढ़ाए और कहा कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, पर कीजिए आप उस एसपी को आप एनकरेज कीजिए, ये पलटकर वापस आएगा। क्या नेताओं को, एसपी और ब्यूरोक्रेट्स को देश चलाने देना चाहिए? क्या एसपी और ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज आपको लग रहा है छोटे फायदे के लिए आप ऐसे एसपी को अलाउ कर रहे हो, कल ये एसपी आपकी सरकार के खिलाफ जाएगा। आप इस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है। त्रिपाठी जी से मैं इसका जवाब लेने से पहले एक बार रावत साहब आपके पास आऊंगे, और फजील अहमद अगर हैं तो मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा। रावत साहब आपके पास आते हुए, और ये पूरा का पूरा सर जो विवाद है ना, ये विवाद बहुत अनोइंग है। मैं सच में आपको बताऊं तो मुझे ये खराब लग रहा है। मेरे देश में ये हो रहा है, मुझे खराब लग रहा है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस तरीके से अगर होली और जुमा साथ साथ पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर किसी भी कोई ऐसी बयानबाजी हो, उसको एनकरेज किया जाए। लेकिन फिर भी समस्या कोर कहां पर है, और बातचीत का जो तरीका है वो तो सरकार को ही तलाशना होगा ना अल्टीमेटली एट द एंड। अगर कहीं कोई समस्या है तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की राज्य सरकार, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, ये जिम्मेदारी तो प्राइमरीली उन्हीं की बनेगी, वो राज्य कोई भी हो। जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, इसमें कोई दौर को सुना और तहसीन भाई को भी ये कहा कि हम सबके लिए बातें सर्व धर्म संवाद की बात करते हैं। मैं तो हिंदू धर्मगुरु के तौर पर इनसे पूछना चाहता हूं, जब आदि शंकराचार्य के शिष्य और अपना शंकराचार्य जी ने गौ हत्या आंदोलन किया था, उस समय पर गोली किसने चलवाई थी? उस समय गोली चलाने वाले और वहां साधुओं की हत्या करने वाले आप ही थे ना, सादिक। उसके बाद में आप कहते हो कि हम सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं। सावानो केस में आपने क्या किया? संविधान के साथ क्या किया आप लोगों ने? कैसे दबाव में आकर के आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी? उस समय संविधान वहां पर फाड़ दिया गया था। और मनोज यादव जी बड़ी बातें कर रहे थे, और अभी तहसीन जी भी कह रहे थे कि एक अफसर को इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। अफसर ने किसी के जूते तो नहीं उठाए, अफसर एक नेताजी के चरणों में तो नहीं बैठा वो अफसर, वो अफसर ने मायावती के सैंडल तो नहीं धोए। आप चाहते हैं कि एक अफसर संविधान की शपथ लेकर के नेताओं के चरण चुम्बन करता रहे, एक डीआईजी लेवल का अफसर नीचे घुटनों के बल पर बैठा रहे और आपको जूते उठा करके पहना रहता? ये आप चाहते हो? आप लोग ये चाहते हो कि इस प्रकार की स्थिति, संविधान की कसम खा करके वो इस प्रकार नेताओं की चापलूसी करता रहे? आप ही ने तो श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करी थी ना। आप ये कहते हो हम तो सबकी बात करते हैं ना, आप ही की सरकार थी ना उस समय, श्रृंगार गौरी की आपने पूजा बंद कर दी थी ज्ञानवापी के अंदर। आप ही ने इस संबल मस्जिद के अंदर भगवान विष्णु हरि की पूजा बंद करी थी ना। और आप ही के नेताजी ने ये कहा था कि अगर मैं मुसलमानों की वोटों की परवाह न करता तो शायद मैं न गोली चलाता, और मैंने उनको खुश करने के लिए गोली चलवाई थी। आप जब संविधान की शपथ लेकर के इस प्रकार की बातें करते हैं तो आपने हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार किया है, तहसीन भाई ने किया है, यादव जी ने किया है, और अपना कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने आपको तार तार करके कर दिया। हरनाम जी, आप किस बात से कह सकते हो कि हिंदू के साथ अत्याचार नहीं हुआ? आज तक हो रहा है, और आज तक हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या आप जब भी आपका मौका चला देश आजादी के बाद, आपने हिंदुओं को तार तार करके रख दिया, उनकी इज्जत को उठा के रख दिया है। जी ठीक है। और फजील अहमद साहब आपके पास आती हूँ, फिर सबके काउंटर्स में लूंगी। फजील अहमद साहब, एक पर्टिकुलर धर्म वोट बैंक बनकर रहा और हमेशा उसको वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही जिसने उनके लिए खुद को रहनुमा साबित करने की कोशिश ना की हो। हर कोई अपनी सियासी रोटी सेकता रहा। अब आज जब त्योहार का समय है तो ऐसी बयानबाजी के लिए जगह कहां पर बचती है और क्यों बचती है, और क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े और दोनों ही त्योहार खुशी खुशी के साथ मना लिए जाएं? मुझे लगता है कि आपका जन्म शायद भारत में ही हुआ है, और अब पूरा जिंदगी ने कहा। फजील अहमद साहब, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। फजील अहमद साहब, नेटवर्क का दिक्कत है, मैं रिकनेक्ट आपको करवाती हूँ, एक बार रिकनेक्ट करवाती हूँ। उससे पहले जल्दी से तहसीन अपनी बात को आप रखेंगे, फिर यादव जी आपका काउंटर लेती हूँ।
आदरणीय धर्मगुरु जी ने कहा कि हमारे मुल्क में हिंदू सेफ नहीं है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। 11 साल से किसकी सरकार है? अधिकतर सूबों में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश के सूबे में किसकी सरकार है? मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। पास बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर हिंदू भाई बहन सेफ नहीं, मुसलमान भाई बहन सेफ नहीं, भारतीय भाई बहन सेफ नहीं है, तो सरकार अपनी गद्दी छोड़े जाए, देश को और लोग चला लेंगे और बड़ी अच्छी तरीके से चलाएंगे। मंदिरों को आजाद किसने नहीं किया? वर्तमान सरकार ने। मंदिरों पर और टैक्स किसने लगाया? वर्तमान सरकार ने। आज अगर हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहनों पर अत्याचार हो रहा है, तो वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। आज अगर हिंदू भाई अपने मुल्क में होली नहीं खेल सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर किसकी है? वर्तमान सरकार की। क्या एक डीवाईएसपी, मैं तो गलती कह रहा था, उसको एसपी कह रहा था, एक डीवाईएसपी को इतना अधिकार देना चाहिए कैमरा के सामने बोलने को? ये सवाल पूछिए क्यों डाइवर्ट कर रहे? और उसी के साथ में एक लाइन और कहूंगा, मैं उन सारे मौलाना को कह रहा हूं, रमजान का पाक महीना है, उनको भी कह रहा हूं, आप ये जो पोलराइजेशन कर रहे हैं, कोई मौलाना आ जाता है कहता है मोहम्मद शमी को पानी नहीं पीना चाहिए, रमजान चल रहा है। कोई मौलाना कहता है कि जो जमीन पर महाकुंभ हो रहा है वो वक्फ की जमीन है। ये सारे मौलानाए बड़े भाई का कुर्ता पहनते, छोटे भाई का पायजामा पहनते, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये सही में मौलाना नहीं है, इनको गंभीरता से मत लो। ये सारे डबल गेम खेल रहे, डबल एजेंट है। हिंदू बच्चे और मुसलमान बच्चों का एक ही दुश्मन है, वो बेरोजगारी। बेरोजगारी पे बात करो। ये सारे नेता के बच्चे, चाहे ओवैसी साहब है, चाहे भाजपा के नेता है, इनके बच्चे विदेश में जाते अंग्रेजी में पढ़ते हैं। आपको हिंदू मुसलमान तहसीन ये बताइए ना कि फिर वही मौलाना जो शमी को लेकर अगर फतवा जारी कर सकते हैं, तो ऐसे मौलानाओं पर क्यों नहीं कर देते जो ऐसे अलग अलग बयान देते हैं? क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं रोक देते उनको? वो मौलाना बीजेपी का एजेंट है। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फतवा जारी कर देना, बाकी मौलाना जो बीजेपी का एजेंट नहीं है, और ऐसे कई लोग हैं जो इस रूप में बेदखल कर दे, करते हैं। मौलाना की जिम्मेदारी से बेदखल कर दे बाकी मौलाना। किसने अधिकार दिया? पूर्णिमा जी 10 सेकंड और लूंगा, पूर्णिमा जी मैं 10 सेकंड और आपसे लूंगा। किसने अधिकार दिया इस मौलाना को फतवा देने का? फतवा किसने दे सकते? क्या मैं जाके किसी के लिए सवाल पूछ सकता हूं? फतवा का वो मतलब होता है कोई मुसलमान अपने लिए सवाल पूछ सकता है। मौलाना को कोई जाके मोहम्मद शामी पे सवाल पूछ रहा है, वो जाके बाइट दे रहा है, वो मतलब रहा नहीं ना। आज की तारीख में तो जिस मौलाना को मन करता है उसके लिए फतवा जारी कर देता है। क्यों नहीं रहा? कौन इसको इस मौलाने को कौन गंभीरता से, सुनिए पूर्णिमा जी, आपने मुझसे सवाल पूछा, प्लीज मेरी बात सुनिए। इस मौलाने को कौन मुसलमान गंभीरता से ले रहा है? कोई नहीं लेता है। सिर्फ ये यहां आकर ये इस तरह का पोलराइजेशन इसलिए करता है ताकि इससे जो वर्तमान सरकार है उसका फायदा हो। मैं आपसे दोबारा से कह रहा हूं, ओवैसी साहब हो या बीजेपी के नेता, इनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई मौलाना बीजेपी का एजेंट आपके हिसाब से हो सकता है। चलिए मैंने मान लिया, मैं मौलानाओं पे खैर चर्चा नहीं कर रही हूं, लेकिन फिर भी चलिए मैंने मान लिया कि वो एक मौलाना बीजेपी का एजेंट है। जो लाखों लोग शमी को ट्रोल करते रहे, क्या वो भी बीजेपी के एजेंट है? सोशल मीडिया पर जितने लोग शमी को गाली देते रहे, वो क्या वो एजेंट है? वो सब बीजेपी के एजेंट है। सब तो बीजेपी के एजेंट नहीं हो सकते ना। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पूरा सोशल मीडिया, और आप तो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है तहसीन, ये बताने की आपको मुझे जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा। बहुत ज्यादा एक्टिव है। किसी ने ट्रोल नहीं किया। जितने भी थॉट लीडर्स थे, हर भारतीय ने, चाहे उनका जो भी मजहब हो, जो भी धर्म हो, जो भी लिंग हो, वो शमी के साथ खड़े थे, हर एक। और जो अगर आप पर्टिकुलरली मुसलमान समाज की बात करते हो, मैं तो नास्तिक हूं, लेकिन आप मुसलमान समाज की बात करते हो, तो जितने भी उनके थॉट लीडर्स थे वो शमी के साथ खड़े थे। मैं यही कह रहा हूं, इससे किसका फायदा हो रहा है कि हम 45 लाख करोड़ गरीब आदमी का चला गया, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। देश की तीसरी बड़ी निजी बैंक में फ्रॉड हुआ, राकेश जी के पास बहुत सारे जवाब हैं देने के लिए, कौन होली खेला, इस पर चर्चा। थोड़ा सा मुझे प्लीज समय दीजिएगा। फजील अहमद साहब, मेरी आवाज आपको क्लियर है सर? जी आ रही। ठीक है, अपनी बात को पूरा कर लीजिए सर। सवाल मैं पूछ चुकी थी आपसे, उसके बाद मनोज जी। किसी को राजनीति की बेसिक जानकारी है तो इतना तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही इससे तुष्टीकरण से हुआ। हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, नफरत की बात करना, इससे कोई सफाई देने की बात ही नहीं। और खुल के राकेश तो खुल के एक्सेप्ट करते हैं, रावत साहब भी एक्सेप्ट करते हैं। रास और मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई तो भारतीय जनता पार्टी भी साथ में शामिल थी। नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं पूछते। अरे बर्खास्त कर देना चाहिए था मुलायम सिंह यादव की सरकार को, क्यों नहीं बर्खास्त किए ये लोग? और 3-3 बार गोली चली,
भयंकर तरीके से गोली चली और 3-3 हफ्ते पर गोली चली, तो क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने बर्खास्त कर दिया मुलायम सिंह यादव, वीपी सिंह प्रधानमंत्री और सरकार समर्थन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। ये लोग बार बार ये बात करते हैं कि गोली, अरे गोली 3 लोगों ने चलवाई। अगर राम भक्त नहीं मरते आज भाजपा को कोई पूछता क्या? कोई पूछ रहा है कितने लोग मर गए? गोली चलवाई किसने? अरे उनकी भाजपा ने स्टेटमेंट पढ़ी चलवाई, आपने? भाजपा ने मुलायम सिंह यादव पढ़ी चलवाई। नेताजी ने भाजपा ने मुसलमान नाराज हो जाते, राम अगर मैं भक्तों गोली नहीं को चलाता तो भाजपा ने, नाराज हो जाते। अरे राम मेरी तो भक्तों को भाजपा ने मरवाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने मरवाया, स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने सिंघल साहब ने मरवाया। वो लोग मुलायम सिंह यादव को प्रोटेक्ट करके उनको उनसे गोली चलवाए, उस पर भी लोग एक बार भी नहीं बोलते। दूसरी बात, पूर्णिमा जी गुमराह मत करिए, टीवी के ऊपर बैठ चलिए रावत जी हो गया। आप अगर सुनिए, आप मानेंगे नहीं, उस समय पढ़े हैं, आप माने किसकी सरकार के पास में जनता दल और भाजपा की अलायंस सरकार थी। ठीक है रावत साहब एक एक करके, रावत साहब एक एक करके, रावत साहब प्लीज एक एक करके। लेकिन मुसलमान नाराज हो जाते। फजील अहमद साहब आपने बड़ी सागोई से और शुरुआत में, एक सेकंड रावत साहब, रावत जी प्लीज, रावत जी प्लीज, रावत जी प्लीज सुनिए। फजील अहमद साहब, यही जो अभी रावत जी कह रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ कि आपने शुरुआत बड़े अच्छे से आपने कह दिया, बीजेपी ने ये किया, पोलराइजेशन करती है, ध्रुवीकरण करती है, तो फिर थोड़ा सा थैंक यू बोल दीजिए फिर समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो तो मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा रहे ना, और उन्होंने वो आपके साथ किया। फिर अगर बीजेपी एक वोट बैंक के लिए करती है तो आपको समस्या हो जाती है सर। किस मुसलमान ने कहा कि गोली कौन चलाओ? से मुसलमान के लिए नहीं किया सर? कौन से मुसलमान के लिए नहीं किया? रंगनाथ मिश्रा से लेके सच्चर कमेटी से लेके तमाम रिपोर्ट्स का हवाला क्या था उसमें, क्या था उसमें बताइए, नहीं किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम यादव समीकरण पर सरकार बनाती नहीं आई है तो बताइए। क्या कांग्रेस का पर्टिकुलर वोट बैंक मुसलमानों का दशकों से इतने समय तक नहीं रहा है तो बताइए सर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है पूर्णिमा जी? सर आपका क्या है बताइए ना मुझे। आपको एक तरीके से सुनिए सर, राकेश जी जवाब देंगे इस बात का, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि हम यही दिक्कत है, कोर प्रॉब्लम पता है क्या है? सुनिए फजील अहमद साहब, कोर प्रॉब्लम यही है, कोर प्रॉब्लम यही है कि हम वो लोग हैं जिनको सुनने वालों की संख्या लाखों में है, लेकिन हम वही बात करते हैं जो हमको सूट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है जो आज देश में हो रहा है, जो आज देश में हो रहा है फिर वो होता है सर। बौद्ध गया भारत में ना, बौद्ध गया भारत में, तथागत बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर पूरी दुनिया में, सबसे हम लोग का मक्का है, वैसे ही तथागत बुद्ध का बौद्ध गया है। वहाँ ब्राह्मणों का कब्जा, वहाँ भी लोग कब्जा करके बैठे हैं। रावत जी उनकी बात होने दीजिए, इनको बुद्धों से नफरत, इनको दलितों से नफरत, इनको जल्दी से मनोज जी अपनी बात रखेंगे, फिर फौरन राकेश जी और हरनाम जी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है एक मिनट सर, मनोज जी अपनी बात को रखेंगे। मंदिर बना दिए। फजील अहमद जी सुन लीजिए, इधर मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी अपनी बात को रखिएगा, फिर राकेश जी और हरनाम जी आपके पास फौरन आती है। देखिए दो बातें चर्चा में महत्वपूर्ण निकल के आई हैं। एक ये कि सीओ का बयान को लेके राकेश त्रिपाठी और एचएस रावत दोनों लोग बड़ा समर्थन करें, और करना भी चाहिए, उसमें उनकी सरकार है और उनका अधिकारी है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, चूंकि वो पढ़ाई लिखाई करके सीओ नहीं बने हैं, वो स्पोर्ट कोटा से बने हैं, और अमूमन पूरे भारत में देखा गया जो स्पोर्ट कोटा के अधिकारी होते हैं उनको तमाम सारी इतनी जिम्मेदारी वाली नौकरियां नहीं दी जाती हैं, मतलब स्पेस नहीं दिया जाता उनको। विभाग के उस जगह रखा जाता है जहां पे काम कम हो, वो डील नहीं कर पाएंगे, वो पहलवान रहे हैं और उनकी बुद्धि थोड़ा मोटी होगी, वो कर नहीं पाएंगे। और जो वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, पहलवान बुद्धि के हिसाब से, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो मेरा अधिकारी पहलवान है, वो ऐसी बात बोलेगा, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं, वो सही कर रहा है, वो उसकी जैसी बुद्धि वैसा काम। अब दूसरी बात बता दूं, एचएस रावत ने कहा और नेताजी पे कहा, एक टिप्पणी करी। देखिए मैं एचएस रावत जी आपको बता दूं, हमको एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि जब हिंदू खतरे में होता है तो अपर क्लास क्यों बिलबिलाने लगता है। सबसे ज्यादा संख्या हमारी है, बैकवर्ड्स 60%, दलित एसटी मिला के लगभग 22%, लगभग हमारी संख्या ही 80% आदिवासी को मत भूल जाइए। आप लोग क्यों बिलबिलाने लगते हैं? ये बात आज तक मैं किस थ्योरी से समझूं? कौन हमको समझाएगा? कोई हिंदू नहीं इतना तड़पता है जो 80% हिंदू है, लेकिन एचएस रावत, राकेश त्रिपाठी ऐसा पेट में मरोड़ होती है कि ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। जरा राकेश त्रिपाठी जी, जरा इनको सिपाहियों की भर्ती याद दिला दीजिए। त्रिपाठी जी
सिपाहियों की भर्ती याद दिलाएंगे इनको? अरे अभी जरा याद दिला दीजिए कि 5 लाख आयुष्मान योजना घोटाला हुआ है यूपी के अंदर। त्रिपाठी जी को जवाब देने दीजिए। त्रिपाठी 5 जी, लाख आयुष्मान नहीं, घोटाला बहुत- हुआ है। यादव गोली खाता है। लोगों को पूर्णिमा जी, यादव के ऊपर सवाल मत उठाइएगा। पाकिस्तान और 10,000 अभी थोड़ी देर पहले आपने एक भर्ती की सर बात की। मनोज यादव जी, आपसे थोड़ी देर पहले आपने एक भर्ती की बात की। सुनिए मेरी बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक भर्ती की बात की, और आप जो सीने पे गोली खाने की बात करते हैं ना सर, थोड़ी देर पहले मैंने उसी एक परिवार का धरना प्रदर्शन आपको याद दिलाया था, जिसको उसकी डिजर्व रकम तक आपकी सरकार ने नहीं दी थी। खैर बहरहाल सर छोड़िए ना, मैं इधर यादव मुस्लिम करने नहीं आई हूँ, मैं इधर यादव मुस्लिम करने नहीं आई हूँ। वो आप उत्तर प्रदेश में करिएगा, चुनाव आने वाले हैं, खूब करिएगा सर, तब आपको भरपूर मौका मिलेगा रैलियों में। यहाँ छोड़ दीजिए। अरे सर, आप कॉन्टेक्स्ट तो समझेंगे फिर। फजील अहमद साहब, कॉन्टेक्स्ट समझिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी साहब, सभा के अंदर मंत्री को अरे सर सुन लीजिए, फिर हरनाम जी के पास भी जाना है। परीक्षा करता हूँ मैं बहुत। बोलिए। देखिए पूर्णिमा, मैं बहुत धैर्यपूर्वक के संयम के साथ इंतजार करता हूँ और किसी की बारी में किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि फजील साहब भी धैर्यपूर्वक सुनेंगे। अरे सुनिए भैया, आप बीच में लगातार बोलेंगे तो कैसे बोल पाएंगे, कैसे सुन पाएंगे? देखिए हाँ बिल्कुल बोलते हैं, परेशान मत होइए। पहले मनोज यादव ने बहुत आपत्तिजनक बात कुछ कही है, और मुझे लगता है कि ये कई बार बूमरैंग कर देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं कि ये वापस लौटकर इनको ही चोटिल कर जाती है। अब इन्होंने कहा कि कोटे के तहत जिनकी भर्ती होती है, अब स्पोर्ट्स कोटे के तहत हो या कोटे के तहत हो, कोटे के तहत जो ओबीसी भाइयों की भर्ती होती है, जो एससी भाइयों की भर्ती होती है, जो शेड्यूल ट्राइब भाइयों की भर्ती होती है, उनको जिम्मेदार स्थानों पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कोटे के तहत भर्ती हुए हैं। तो यानी कोटे के तहत जो आरक्षण के तहत आए, उनको जिम्मेदार भर्ती नहीं मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का इससे ज्यादा बेतुका बयान नहीं हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक और बात कही कि पहलवान की बुद्धि मोटी होती है, पहलवान की बुद्धि मोटी होती है। अरे मुलायम सिंह यादव की बुद्धि मोटी थी क्या? मनोज जी सुन लीजिए प्लीज, आप इनको रोकिए। मनोज जी उनकी बात चल रही है। मनोज यादव काका, मनोज यादव मैं जानता था चिल्लाने लोगों में, मैं जानता था चिल्लाओगे। मनोज जी प्लीज, मैं जानता था मनोज यादव बहस नहीं कर पाते, मनोज यादव मैं जानता हूँ बहस नहीं कर पाते, तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते, जो मन में आता है, जो मुंह में आता है बोल देते हो, और फंस जाते हो तो उसके बाद चिल्लाने लगते हो कि हल्ला करो, उसके बाद सुनने ना दो। ये मत क्या करो भाई, ये मनोज यादव मत क्या करो। और मैं आग्रह कर रहा हूँ पूर्णिमा जी, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मैं पूरी डिबेट में 2 मिनट के लिए बोलूं, 30 सेकंड के लिए बोलूं, लेकिन ये ना रहा करें। यादव जी से लगातार आग्रह कर रही हूँ। यादव जी, यादव जी, नहीं आग्रह नहीं, इनकी आवाज बंद कीजिए। ये क्या है? ये अनकंट्रोल्ड लोग हैं, ये अराजक लोग हैं, हल्ला बोल करने वाले लोग हैं। शुद्ध भाषा में समझिए, ये लठैत, इनको भाषा समझ नहीं आ सकती है, समझाई से समझ नहीं सकते हैं, समझाई। अब चूंकि डिबेट में लाठी की व्यवस्था नहीं होती है, ये लठैत वाला की भाषा समझते हैं कि आप लोगों को अचानक से डिबेट के समय ना सेलेक्टिव हियरिंग ऑन हो जाती है। यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है सर? मनोज यादव, मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है? तो अपनी सेलेक्टिव हियरिंग को ऑफ करिए और जरा 2 सेकंड शांत रहिए सर, शांत रहिए मनोज यादव जी। नहीं, ये लठैतगिरी ना करो, यहाँ ये डिबेट में लठैतगिरी ना करो, ये डिबेट में लठैती मत क्या करो करके, ये लाठी लेके डिबेट में लठैती करते हो। अरे भाई भाषा आपकी खराब है, आपके तर्क खराब है, आपका अध्ययन खराब है, प्रवक्ता की ट्रेनिंग अच्छी लो ना, अपनी पार्टी दफ्तर में तो ट्रेनिंग अच्छे से दे। ऐसी बातें क्यों बोल देते हो करके कि कोटे के तहत जो आता है उसको जिम्मेदारी अच्छी नहीं मिलनी चाहिए? ये बातें क्यों कही? माफी मांगो ओबीसी समाज से, माफी मांगो एससी समाज से, माफी मांगो शेड्यूल ट्राइब समाज से। आपने कहा कि कोटे के तहत जो लोग आते हैं उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, उनको जिम्मेदार पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मनोज यादव की भाषा, मनोज यादव की तर्क, मनोज यादव की बुद्धि। जी यादव जी प्लीज रुकेंगे अभी। प्रणाम जी, जल्दी से आपको सर एक 30 सेकंड क्लोजिंग कमेंट के लिए दे रही हूँ, ओवर जा चुकी हूँ क्योंकि इधर तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, आप अपनी बात रख लीजिए सर। देखिए मैं आपसे पूर्णिमा जी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देश में हम सब कानून पसंद लोग हैं, और जिस तरीके से जो चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई हिंदू धर्म के साधु सन्यासी टाइप लोग हों, तो इस तरीके की वैमनस्य वाली, भाईचारा बिगाड़ने वाली, अमनो अमान खराब करने वाली बातें करते हैं, उनको मीडिया को भी जिम्मेदारी के साथ उनको नहीं दिखाना चाहिए, और देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनाकर रखना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने त्योहारों को बड़े प्यार से मनाएं, इसकी हमें पूरी निश्चितता करनी चाहिए, पूरा तन्मयता से काम करना चाहिए। इसमें मीडिया की भी
जिम्मेवारी और हम सबकी भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल ये सर। हमें एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए सबकी। बिल्कुल वेल टेकन पॉइंट है, सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है कि अपने नेताओं को इस तरीके की कैसी भी बयानबाजी से रोकना पड़ेगा कि जो त्योहार भाईचारे की मिसाल हुआ करते थे, कम से कम वहां पर तनाव तो पैदा नहीं होना चाहिए।